नमो नमः। वंदे संस्कृत मातरम। व्यंजन संधि भाग 4 के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं जश्त्व संधि। अष्टाध्यायी में मुख्य रूप से जश्त्व संधि के या जश्त्व विधान करने के दो ही सूत्र हैं, झलाम जशोन्ते और झलाम जश जशी। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों सूत्रों को एक साथ पढ़ने वाले हैं और यदि आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहते हैं, बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, तो मेरा पूर्णतः विश्वास है कि जश्त्व विधान से संबंधित आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा और सारी भ्रांतियां बहुत अच्छे से दूर हो जाएंगी। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं जश्त्व संधि का पहला सूत्र, झलाम जशोन्ते। यह जश्त्व संधि का पहला सूत्र है, झलाम जशोन्ते। और यदि हम इसका पदच्छेद करें तो झलाम जशः अन्ते। और यहां पर एक पदस्य, पद जो है वो अधिकार सूत्र यहां आता है पदस्य, और हम इसका अन्वय करें तो हमारी पूरी परिभाषा बनेगी पदस्य अन्ते झलाम जशः। अब हम क्रमशः एक एक शब्द का अर्थ करते हैं। पदस्य अन्ते मतलब पद के अंत में स्थित, माने पद के मध्य में स्थित के लिए ये पहला नियम नहीं है। पद के अंत में स्थित, हम ये जानते हैं कि पद क्या है, सुप तिंग अंतम पदम। सुप और तिंग से अंत होने वाले शब्द पद कहलाते हैं, और कृत तद्धित समासाश्च, कृदंत शब्द भी पद कहलाते हैं, तद्धितांत शब्द भी पद कहलाते हैं, और समस्त पद भी पद कहलाते हैं। तो इन सारे पदों के अंत में स्थित झलाम माने झलों का जशः, जश हो जाता है, माने झलों को जश हो जाता है, झलों को जश आदेश हो जाता है। तो हमें पद का अर्थ मालूम है, हमें पता करना है कि झल क्या और जश क्या। झल माने क्या, जश माने क्या। इसके लिए हमको माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार निर्माण की विधि आनी चाहिए। और आपने अगर प्रत्याहार निर्माण का वो वीडियो नहीं देखा है माहेश्वर सूत्राणी का, तो आई बटन पर जाकर आप वह वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली संधियों में प्रत्याहार निर्माण करते समय आपको बड़ा सुविधाजनक हो जाएगा। यद्यपि हम यहाँ पर अभी माहेश्वर सूत्र से इन दोनों प्रत्याहार को देखेंगे, प्रत्याहारों को, कि झलों में कौन से वर्ण आते हैं और जश में कौन से वर्ण आते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं और जश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ देखें तो ये झ से प्रारंभ होकर, एक मिनट ये पेन लेते हैं, इस झ से प्रारंभ होकर ल तक, इस मतलब 8वें सूत्र से लेकर 14वें सूत्र तक जितने भी वर्ण हैं वो सारे झल प्रत्याहार में। और हम अगर इनको देखें क्रमशः, तो ये देखिए झमय गडदश ये चतुर्थ वर्ण है, जब गडदश ये सारे वर्गों के तृतीय वर्ण है, ये खफ चट त ये द्वितीय वर्ण है, चट त क प ये प्रथम वर्ण है, और श श स ह ये सारे ऊष्म वर्ण है। तो इसका अर्थ हुआ कि झल प्रत्याहार में सारे वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण और श श स ह आते हैं। देखिए, और हमें यह पता है कि ये जो अंतिम वर्ण है, प्रत्याहारों का जो अंतिम वर्ण होता है उनकी गणना नहीं होती, वो इत संज्ञक होते हैं। तो ये इतने वर्ण हमारे झल प्रत्याहार में आते हैं। अब हमें देखना है कि जश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो हम इनको मिटा देते हैं और अब हम देखते हैं कि जश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो ये देखिए, यहां से लेकर ज से लेकर के श तक जितने भी वर्ण हैं वो जश प्रत्याहार में आएंगे। इसमें से ये अंतिम वर्ण का लोप हो जाएगा, तो बचा ज ब ग ड द, मतलब हर वर्ग का तृतीय वर्ण। तो अब हमें ये पता चल गया कि झल माने क्या और जश माने क्या। तो अब हमारी परिभाषा देखिए बहुत अच्छी तरह बन जाएगी। हमने अभी पढ़ा कि पद के अंत में स्थित झल के स्थान पर जश हो जाता है, माने झलों को जश आदेश हो जाता है। और हमने देखा कि झल माने वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ
वर्ण और श श स ह, और जश माने ज ब ग ड द, अर्थात वर्ग का तृतीय वर्ण। तो अब हमारी परिभाषा एकदम क्लियर हो गई कि पद के अंत में स्थित यदि वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ वर्ण हो और श श स ह हो तो उनके स्थान पर जब गड द हो जाता है। जब गड द कैसे होगा? तो स्थानांतरतम की दृष्टि से। चलिए हम अब इसको एक दूसरे चार्ट से इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि झल लिखे हुए हैं सारे, मैंने सभी वर्गों का प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध और प फ ब भ, पंचम वर्ण नहीं, पंचम को छोड़कर सारे वर्ण। और बात हुई थी श श स और ह की भी, पर यहाँ पर केवल श लिखा है क्योंकि जश आदेश केवल मूर्धन्य श को ही होता है। इस मूर्धन्य श को ही केवल जश आदेश होता है। बाकी जो दंत्य स है उसके स्थान पर हमने सजश शोरो आगे संधि पढ़ना है, उसमें स के स्थान पर र हो जाएगा। इसी तरह अपवाद के सूत्र बनेंगे और श और ह के स्थान पर भी कुछ दूसरा अपवाद के कारण दूसरा आदेश हो जाएगा। इसलिए हमें उदाहरण केवल मूर्धन्य श के ही मिलते हैं। इस श के स्थान पर भी जश हो जाता है। तो झलाम यहाँ पे षष्ठी लगी थी, तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें षष्ठी लगी होती है वो स्थानीय होता है और आदेश उसी की जगह होता है। तो अब इस झलाम को माने इन झलों को क्या हो जाता है? जश आदेश हो जाता है। और जश क्या है? वर्ग के तृतीय वर्ण क ख ग च छ ज ट ठ ड त थ द और प फ ब। तो इन झलों के स्थान पर जश आदेश हो जाएगा। बस एक ही शर्त है कि ये झल कैसे होने चाहिए? पदांत, पद के अंत में होंगे तो जश आदेश हो जाएगा। और ये जो जश आदेश होता है ये नित्य होता है, ये विकल्प से नहीं होता। मतलब अगर पद के अंत में कोई झल है तो अनिवार्य रूप से जश आदेश हो ही जाएगा। अब आगे कोई वर्ण हो चाहे न हो, आगे अगर कोई वर्ण आता है मतलब अगर कोई स्वर और व्यंजन आता है तो वो उसमें जुड़ जाएगा, पर जश आदेश तो विराम होगा तो भी होगा। देखिए ये झल है और इन झलों के स्थान पर अब ये हो गया जश आदेश। माने क होगा तो भी ग, ख होगा, ग होगा तो भी घ, ग होगा तो भी ग और घ होगा तो भी ग। और अगर ग है तो फिर कोई बात ही नहीं, ग ग ही रहेगा। तो इस तरह से जब ये झल पदांत होंगे तो इनका जश हो जाएगा और ये सब जश में बदल जाएंगे। माने क ख और घ ये सब ग में बदल जाएंगे, च छ और झ ये ज में बदल जाएंगे। कैसे? अगर कंठ वर्ण है तो ग हो जाएगा, अगर तालव्य वर्ण है, अगर च छ ज है तो स्थानांतरतम से ज हो जाएगा, अगर ट ठ ड ढ है तो ड हो जाएगा, त थ द द है तो द हो जाएगा और प फ ब भ है तो ब हो जाएगा। और अगर श है, मूर्धन्य श है तो उसकी जगह पर भी ड हो जाएगा और स्थितियां ये बनेंगी। सबके स्थान पर केवल जश आदेश होगा। और अगर वो मैंने आपको अभी बताया कि ये वर्णादेश नित्य होगा, विकल्प से नहीं होगा। आगे कोई वर्ण होगा तो भी होगा और आगे कोई वर्ण नहीं होगा, विराम होगा केवल, तो भी होगा। तो आइए हम दोनों स्थितियों के उदाहरण देखते हैं और दोनों स्थितियों के उदाहरण देखकर हम समझते हैं कि कैसे विराम की स्थिति में भी जश आदेश होगा और कैसे आगे कोई भी स्वर या व्यंजन आने पर भी जश आदेश। तो पहले हम विराम की स्थिति के उदाहरण देखते हैं। देखिए ये वाक शब्द है मूल, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो वाक के क को जश आदेश हो गया और शब्द बना वाग। ये नित्य बना है वाग। आगे देखिए जगत के त को जश हो गया जगत। कृत, कृत का जो त है उसको जश आदेश हो गया और शब्द बना क्रुद्ध। ये देखिए त तृतीय वर्ण में बदल गया, क भी तृतीय वर्ण में बदल गया।
षट, षट का जो ट है वो षड में बदल गया। सुप, शुभ हो गया, प फ ब। अभी देखिए, अब ये स्थिति बनी वाघ, पर हम बहुत जगह देखते हैं कि वाक भी लिखा होता है और वाघ भी लिखा होता है, तत् भी लिखा होता है, तद भी लिखा होता है, कियत भी लिखा होता है, कियद भी लिखा होता है, और दोनों को सही मानते हैं। जबकि ये संधि कहती है कि तृतीय वर्ण नित्य होगा। तो अब जब हम आगे चर्त संधि पढ़ेंगे तो वहां विकल्प से प्रथम वर्ण होगा। तो ये जो संधियां हैं आपस में बहुत मिली हुई हैं। और अगर हम झलाम जश झशी और झलाम जशुंते के बाद खरीच सूत्र और वावसाने सूत्र देख करके चर्त्व संधि को भी अच्छी तरह समझ लेंगे तो ये चार सूत्रों में पूरी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। इसलिए आगे जो चर्त्व संधि का वीडियो में बनाऊंगी उसको भी आप अवश्य देखें और ये जानें कि कैसे वाक भी हो जाता है और वाग भी हो जाता है। चलिए, अब ये तो हम पदांत और आगे विराम होने की स्थिति में कैसे प्रथम द्वितीय और चतुर्थ वर्ण को तृतीय वर्ण हो जाता है ये उदाहरण हमने देख लिए। अब हम देखते हैं कि आगे स्वर या व्यंजन आने पर क्या स्थितियां बनती हैं। तो अब ये उदाहरण देखिए, वाक धन ईश। यहां पर ये वाक शब्द है, ये पद के अंत में ये क जो है ये पदांत क है। देखिए, ये जो क है ये पदांत क है, तो इसको जश आदेश हो गया, ये ग में बदल गया। क का तृतीय वर्ण हो गया ग। देखिए यहाँ आगे क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पद के अंत का क है, ये झल है, तो ये जश में बदल जाएगा और ये स्थितियां बनेंगी वाग। अब चूंकि आगे ईश आ रहा है तो वो ग जो है वो ईश में जुड़ जाएगा और शब्द बनेगा हमारा वागीश। इसी तरह जगत, ये जगत जो है ये पूरा एक पद है और ये जो जगत का त है ये पदांत त है, ये जश में बदल जाएगा। अब आगे स्वर आता है कि व्यंजन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जगत जो है वो जगद हो गया और फिर उसमें ईश जुड़ा तो शब्द बन गया जगदीश, क्योंकि त को तृतीय वर्ण हो गया, त का तृतीय वर्ण द हो गया। इसी तरह के अन्य उदाहरण देखिए, कृत धन अंतः, कृत का त हलंत है और पदांत है, तो त जो है झल, झल जो है त नाम का जो झल है वो जश में बदल गया, कृद बना, आगे अंत आ रहा है, अंत में जुड़ गया और शब्द बना कृदंत। इसी तरह सुप धन अंतः, ये सुप जो है पूरा पद है, ये प जो है ये पदांत झल है, तो ये जश में बदल जाएगा, प की जगह ब हो जाएगा और आगे आने वाले स्वर से जुड़ जाएगा और शब्द बनेगा सुप अंतः शुभ अंतः सुबंतः। एक और उदाहरण देखिए, दिक धन गजह, ये दिक पूरा पद है और ये क जो है झल है, ये जश में बदल जाएगा, आगे ग आ रहा है तो ये आधा ग हो गया, क की जगह ग हो गया और हमारा शब्द बना दिग्गज। आइए अब हम क्रमशः सारे वर्गों के उदाहरण देखते हैं। दिक अंबर दिगंबर, ये कवर्ग का क झल जो है वो जश में बदल गया, दिग अंबर और शब्द बना दिगंबर, क का तृतीय वर्ण ग हो गया। अगला देखिए, अच अंतः, च जो है वो ज में बदल गया तृतीय वर्ण में, शब्द बना अजंतः। षट आनन, देखिए कवर्ग का शब्द है, ये चवर्ग का शब्द है, ये टवर्ग का शब्द है ना। षट आनन, ट तृतीय वर्ण बदल गया, षड आगे स्वर आ रहा था तो उसमें जुड़ गया, षडानन। सत धर्म, अब आगे व्यंजन आ रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इस त को द हो जाएगा और सद हलंत द और मतलब त को द हो गया, सत का त द में बदल गया और शब्द बना हमारा सद धर्म, सद धर्म। और अब अंतिम देखिए पवर्ग का उदाहरण, देखिए कवर्ग का उदाहरण, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और अब ये पवर्ग का उदाहरण देखिए, सुप धन अंतः, ये सुप जो है वो पद है, पद के अंत में ये झल आ रहा है, इस झल को जश आदेश हो जाएगा तो प का जश होगा, प का जश होगा ब और शब्द हमारा बनेगा सुबंत। अब एक और शब्द हम देखते हैं, एतत् धन मुरारी। अभी एतत् का त
ये आगे मुरारी आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एतत का जो त है वो पदांत त है, तो वो त जो है वो द में बदल गया और हमारा शब्द बना एतद मुरारी। अब यहाँ मैंने एक ऑप्शन लगा के रखा है, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि कहीं कहीं पर इस द की जगह पर न भी हो जाता है और शब्द बनता है एतन मुरारी। तो एतन मुरारी कैसे बनता है? वो विकल्प से बनता है। वो आगे हम यरो नुनासिके नुनासिको व संधि पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, पर वो चूंकि विकल्प से बनता है तो ये स्थिति भी बनती है। और अभी हम यरो नुनासिको नुनासिको वा जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इस द की जगह न होकर एतन मुरारी ऐसा शब्द भी कैसे बनता है। तो इस तरह से ये झलाम जशवंते के उदाहरण देखकर आपको ये समझ में आ गया होगा कि पद के अंत में रहने वाले प्रत्येक झल को जश आदेश हो जाता है, चाहे आगे कोई सा भी वर्ण हो या आगे कुछ भी न हो, विराम हो तो भी। अब हम जश संधि का ही दूसरा नियम पढ़ते हैं, झलाम जश झशी। इस सूत्र को हम देखें तो इसमें किसी अनुवृत्ति की जरूरत नहीं, हालांकि संहितायाम सब में आ रही है, मतलब संधि के प्रसंग में। झलाम जश झशी। अब हम इसका अन्वय कर लें तो झलाम झशी जश। झलाम झलों का, झशी झश प्रत्याहार परे रहने पर जश हो जाता है। एक एक शब्द का हम अर्थ करें, बस यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जो झलाम जशंते की बात हो रही थी वो पदांत झलों की बात हो रही थी, और इस सूत्र में जो बात हो रही है वो अपदांत झल की बात हो रही है। कि अपदांत झल का माने अब ऐसा झल हो जो पद के बीच में हो, उस अपदांत झल का झशी मतलब झश प्रत्याहार परे रहने पर या झश प्रत्याहार का कोई सा भी वर्ण परे रहने पर भी जश जश आदेश हो जाता है। माने पदांत हो तब तो नित्य जश आदेश होगा, चाहे आगे कुछ भी आता हो, कोई सा भी स्वर कोई सा भी व्यंजन आता हो, पर यदि अपदांत जल है तो जश केवल तभी होगा जब आगे झश प्रत्याहार का कोई वर्ण आएगा। झलाम जश झशी, झलों को जश आदेश हो जाता है आगे झश रहने पर। तो हमने अभी पिछले सूत्र में झल और जश दोनों में कौन कौन से वर्ण हमने आते हैं ये हमने देख लिया था कि झलों में आते हैं वर्ग प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण और श सह, और जश में आता है ज ब ग ड द माने वर्ग का तृतीय वर्ण। अब हमें केवल देखना है कि झश प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं। तो आइए हम फिर से चलते हैं माहेश्वर सूत्र से, हम देखते हैं कि झश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो ये माहेश्वर सूत्र आया और ये 8वें सूत्र में यह हमें झ दिख रहा है। इस झ से श तक, ये श, इस झ से लेकर श तक जितने भी वर्ण आएंगे वो सारे झश प्रत्याहार में होंगे। तो ये देखिए हम यहां देख रहे हैं कि झ भ घ ढ ध मतलब वर्ग के चतुर्थ वर्ण और ज ब ग ड द मतलब वर्ग का तृतीय वर्ण। तो अब हमारी स्थितियां एकदम क्लियर हो जाएंगी, परिभाषा की स्थिति एकदम क्लियर हो जाएगी कि किसके बाद क्या आने पर क्या हो जाता है। चलिए हम फिर से चलते हैं परिभाषा पर। देखिए हमारी परिभाषा कह रही है अपदांत झल के बाद, ये जो अपदांत शब्द है ये हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। अपदांत झल के बाद यदि झश प्रत्याहार आता है तो झल के स्थान पर जश हो जाता है। अभी तक हमने पढ़ा था कि पदांत झल हो उसको जश हो जाता है, कोई शर्त नहीं है, बस एक ही शर्त थी कि पदांत होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी आए या कुछ भी ना आए वो जश में बदल जाता है। पर यहां कह रहे हैं कि पद के बीच में, अपदांत माने पद के बीच में अगर झल हो तो उसको भी जश होता तो है, पर कब? केवल झश आगे हो तो ही होगा। मतलब आगे अगर ये झश हो, मतलब किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण हो या तीसरा वर्ण हो तो ही जश होगा। इसका मतलब पहला वर्ण, दूसरा वर्ण या पांचवा वर्ण हो तो जश नहीं होगा, या फिर शश सह यर लव हो तो भी जश नहीं होगा।
तो इस बात को बहुत अच्छे से समझें कि अपदांत झल के बाद, वो झल कैसा हो, अपदांत हो, अपदांत झल के बाद अगर झष हो तो ही झल के स्थान पर जश होगा। माने झष के अलावा, इन इतने वर्णों के अलावा अगर दूसरा कोई वर्ण आएगा तो जश आदेश नहीं होगा। फिर क्या होगा, वो हम चरत्व संधि में पढ़ेंगे, उसको चर आदेश हो जाता है। झलों को ही चर आदेश हो जाता है, हम आगे चरत्व संधि में पढ़ेंगे, खरी च में पढ़ेंगे। अब हम इसको चार्ट के माध्यम से और अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं। देखिए, ये हमारे झल है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, झलाम जशवंते में, ये हमारे स्थानीय है, इनके स्थान पर आदेश होना है। तो ये देखिए झल है, इनके स्थान पर आदेश होना है जश, जश आदेश होना है। पर अब के बार की शर्त अलग है, दो शर्तें हैं। अब पहली बात तो, पहली शर्त तो यह है कि ये झल कैसे होने चाहिए, अपदांत होने चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि इनके आगे, इनके परे झष प्रत्याहार का कोई न कोई वर्ण होना चाहिए। और हमने अभी देखा कि झष प्रत्याहार में आते हैं वर्ण हर वर्ग के तृतीय और चतुर्थ वर्ण। इसका मतलब कि इन झलों के बाद अगर ये झष आए, इन झलों के बाद अगर ये झष आए तो इन झलों के स्थान पर जश आदेश हो जाएगा। झष आना जरूरी है और अपदांत होना जरूरी, झलों का अपदांत होना आवश्यक है। अगर अपदांत झल होंगे तो उनके स्थान पर जश आदेश तभी होगा जब उनके आगे या उनसे परे झष प्रत्याहार का कोई वर्ण आएगा, मतलब वर्ग का तृतीय और चतुर्थ वर्ण, इनमें से कोई वर्ण आएगा तो ही झलों को जश आदेश हो जाएगा। आइए उदाहरण के माध्यम से हम इस बात को समझते हैं। ये देखिए, ये केवल इतना शेष बचेगा। इसका उदाहरण देखिए, लभ धन धा। अब ये जो लभ है, इस लभ का जो भ है वो झल है, लभ का जो भ है वो झल प्रत्याहार में आता वर्ग का चतुर्थ वर्ण। और ये लभ जो है ये धातु है, ये पद नहीं है। तो दोनों शर्तें पूरी हो गई। एक तो ये भ क्या हो गया, अपदांत हो गया, और दूसरा ये भ झल हो गया। तो इस अपदांत झल के बाद ये धा आ रहा है। ये धा जो है वो झष प्रत्याहार का वर्ण है, क्योंकि झष में वर्ग के तृतीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं। ये चतुर्थ वर्ण है, त थ द ध। तो हमारी झलाम जश झशी की शर्त पूरी हो गई कि अपदांत झल के बाद यदि झष आए तो इसको जश आदेश हो जाता है। तो भ का जश होगा ब। स्थानांतर तमह से भ जो है वो ओष्ठ वर्ण है, तो ओष्ठ जो वर्ण है प फ ब भ, उसी में से होगा, तो उसका जश होगा प फ ब। तो भ का हो गया तृतीय वर्ण ब, और हमारा शब्द बना लभ धा, लब धा, और ये शब्द बनेगा लब्धा। अगला उदाहरण देखिए, उपलब्ध धी। वही स्थितियां बन रही हैं, भ के बाद जैसे यहाँ ध आया था वैसे यहाँ पर भी भ के बाद ध आ रहा है। ये उपलब्ध भी लब धातु है, इसमें उपसर्ग लगा है, ये पद नहीं है। तो ये अपदांत झल हुआ, उसके बाद ये जश आया, उसके बाद ये झश आया, तो इसको जश हो गया और भ की जगह पर वैसे ही ब हो गया, और हमारा शब्द बनेगा उपलब्धि। अगला उदाहरण देखिए, अभी यहाँ पर हम देख रहे थे चतुर्थ वर्ण झल था, यह अब अप है। अप का मतलब होता है जल। अप जह, अप, ये अपदांत प है, मतलब ये झल है, और इसके बाद ये ज माने तृतीय वर्ण आ रहा है जो झष प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो अप धन जह, तो प का तृतीय वर्ण होगा ब, और ब की जगह हो जाएगा ब, और हमारा शब्द बनेगा अब जह। अब धन जह, अब जह। और उदाहरण देखते हैं हम। देखिए, समृद्ध धी। अब यहां पर जो समृद्ध का ध है ये अपदांत झल है, इसके बाद ये झष प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है धी,
अब ये पद बनने की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए ये अपदांत है, ये ध अपदांत है। तो इस अपदांत ध के बाद जब ये झष प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है तो इसके स्थान पर जश हो गया, मतलब ध का जश हो गया द, और शब्द बना समृद्ध धी, समृद्धि। और उदाहरण देखिए, क्रुद्ध धन ढह। अब ये क्रुद्ध भी चूंकि धातु है, मतलब ये मूल धातु है, ये पद नहीं है, तो इसका ये जो ध है ये अपदांत ध है, मतलब अपदांत झल है। उसके बाद ये झष प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है ध, चतुर्थ वर्ण आ रहा है, तो इसकी जगह पर जश हो जाएगा, मतलब तृतीय वर्ण हो जाएगा, तो ध का तृतीय वर्ण होगा द। देखिए यहाँ पर प्रायः जो है भ और ध के उदाहरण ही ज्यादा मिलते हैं झलाम जश झशी में। अब क्रुद्ध की तरह और शब्द बनेंगे बुद्ध, युद्ध, शुद्ध। तो देखिए शुद्ध धन ध, ये शुद्ध का जो ध है वो आगे झश आने के कारण, ये झश प्रत्याहार का वर्ण आया, तो ये ध जो है वो द में बदल गया। यहाँ पर भी ये ध जो है ये द में बदल गया था, मतलब तृतीय वर्ण हो गया था। शुद्ध धंध शुद्ध, बुध धंध बुद्ध। ये देखिए बुध का भी जो ध है वो द में बदल गया। ये सारी धातुएं हैं, मूल धातुएं, क्रुद्ध, शुद्ध, बुध, युद्ध। तो ये पद नहीं है, इसलिए इनका जो ध है ये पदांत नहीं है, अपदांत झल है। इसी तरह युद्ध धंध युद्ध, युद्ध का ध आगे झष प्रत्याहार आने के कारण द में बदल गया, मतलब जश में बदल गया, और शब्द बना युद्ध। इस तरह से हम देखते हैं कि झलों के बाद, अपदांत झलों के बाद जब झष प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो वो अपदांत झल जो है वो जश में बदल जाते हैं। अब यहां हमें ये बात देखने की है कि जश्त संधि को पहचानने कैसे, उसको पहचानने की एक ट्रिक हमें यहाँ पर मालूम होनी चाहिए। कि देखिए यदि हमें कोई तृतीय वर्ण दिखता है, मतलब तृतीय वर्ण ही जश होता है, तो हमें अगर कोई जश प्रत्याहार का वर्ण दिखता है, ये देखिए द, ये तृतीय वर्ण है, ये तृतीय वर्ण है, ये तृतीय वर्ण है, तो मतलब जश प्रत्याहार का अगर कोई वर्ण मतलब तृतीय वर्ण हमें दिखता है, तो वहां एकाद अपवाद को छोड़कर 99% जश्त्व संधि ही होगी, अगर वहीं पर संधि टूट रही है तो आइए हम देखते हैं। पहले हम जलाम जशवंते में भी कुछ संधियां की थी, जैसे लब्धा, ये देखिए यहाँ तृतीय वर्ण दिख रहा है ब, उपलब्धि ब, अब ज ब, तृतीय वर्ण मतलब जश दिखे तो जश्त्व संधि, क्योंकि तृतीय वर्ण को ही जश कहते हैं या जश को ही तृतीय वर्ण कहते हैं। आइए अब हम और संधियां जो हमने पहले पढ़ी हैं उनके उदाहरण भी देखते हैं। देखिए अभी हम ये उदाहरण देखे थे बहुत सारे झलाम जशंते के अंतर्गत। दिक अंबर, दिगंबर, अजंतः, षडाननः, सद्धर्मः, सुबंतः, एतन मुरारी। तो देखिए ये सारी जश्त संधियां हैं। इसको पहचानने का भी जो नियम बताया कि यदि तृतीय वर्ण दिखे अर्थात जश दिखे तो जश्त्व संधि। तो आइए हम चेक करते हैं वो कहाँ जश दिख रहा है। ये देखिए दिगंबर ये ग, अजंत तृतीय वर्ण, षडानन तृतीय वर्ण, सद्धर्म तृतीय वर्ण, सुबंत तृतीय वर्ण, एतद मुरारी तृतीय वर्ण। तो इसका तात्पर्य हुआ कि अगर हमें किसी शब्द के बीच में तृतीय वर्ण दिख रहा है और संधि वहीं पर टूट रही है, व्यंजन संधि का प्रसंग है, तो एकाध अपवाद को छोड़कर 99% वो जश्त्व संधि ही होगी। अभी हमने झलाम जशवंते में जाना कि पदांत झलों को जश आदेश हो जाता है, झलाम जश झशी में जाना कि अपदांत झलों के तुरंत बाद यदि झश प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो उसको जश हो जाता है। झश प्रत्याहार माने वर्ग के चतुर्थ, तृतीय और चतुर्थ वर्ण यदि आते हैं तब तो जश हो जाता है। तो इसका मतलब कि वर्ग का यदि प्रथम और द्वितीय वर्ण आए तो कुछ और होगा, वो भी हमें जानना है। माने झल के स्थान पर होने वाले सारे परिवर्तनों को यदि हमें जानना है तो हमें चर्त्व संधि को भी व्यवस्थित जानना होगा। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे चर्त्व संधि के दोनों सूत्र खरी च और वावसाने, जो इन झलाम जशवंते और झलाम जश जशी सूत्र से बिल्कुल मिले हुए हैं, रिलेटेड हैं। इसलिए अगली
संधि का जो वीडियो है, चर्त संधि का वीडियो, उसको मिस न करें, उसे अवश्य देखें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने अच्छे कमेंट्स दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं इसी तरह के किसी अन्य उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। पुनर्मिलामः।